हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डिफेंडर्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने मॉक टेस्ट की सीरीज़ को फॉर बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टीरियल 2022। इस वीडियो से पहले ऑलरेडी 15 मॉक टेस्ट अपलोड हो चुके हैं। तो अगर आप बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टीरियल की तैयारी कर रहे हैं तो आप वो मॉक टेस्ट देख सकते हैं और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन किस हिसाब की अभी चल रही है। तो आज के वीडियो में हम मॉक टेस्ट 16 को कंप्लीट करेंगे। इसमें हम इंग्लिश के 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखेंगे जो कि एग्जाम में डायरेक्टली आपको इसी टाइप के इसी लेवल के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो वो टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो आज का वीडियो मॉक टेस्ट नंबर 16 इंग्लिश का, उसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर ये अंडरलाइन किया हुआ है शैल यू। तो हमें बताना है इस अंडरलाइन वर्ड की जगह कौन सा बेसिकली स्टेटमेंट आएगा। यहाँ लिखा है शैल यू पास मी दैट पास्ता बॉल। तो यहाँ पर बात की जा रही है एक पास्ता बॉल को पास करने का, यानी कि देने के लिए। तो यहाँ ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो देखिए, शैल का मतलब तो होता है कि किसी चीज़ को बेसिकली करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, शैल और शैल नॉट। ठीक है, तो शैल यू पास मी दैट पास्ता बॉल मतलब कि क्या तुम्हें वो पास्ता बॉल मुझे देना चाहिए। तो इस सेंस में ये शैल यू जो है वो गलत मीनिंग दे रहा है। तो इसकी जगह हमें बताना है क्या करेक्ट मीनिंग हो सकती है। तो शैल पास यू तो वैसे ही इनकरेक्ट हो जाएगा, शैल तो यहाँ पर यूज़ होगा नहीं। यहाँ पर कुड यू यूज़ हो सकता था कि जो कुड होता है वो भी एक तरह की परमिशन के लिए यूज़ किया जा सकता है, कुड यू। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कुड पासिंग यू, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो बचता क्या है अपने पास, ऑप्शन नंबर 2, कैन यू पास। सो यहाँ पर आ जाएगा कैन यू पास मी दैट पास्ता बॉल। ठीक है, तो यानी कि पास्ता बॉल को मांगा जा रहा है, कैन यू पास मी दैट पास्ता बॉल। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है आई कांट कंट्रोल माई डैश दीज डेज बिकॉज आई गॉट सिलेक्टेड फॉर अ जॉब। तो सिलेक्टेड फॉर अ जॉब मतलब कि बहुत ज़्यादा खुशी होगी, और खुशी में क्या होती है, एक्साइटमेंट। ठीक है, तो पॉल्यूशन तो यहाँ पर बिल्कुल भी सेंस नहीं बना रहा, आई कांट कंट्रोल माई पॉल्यूशन, आई कांट कंट्रोल माई कैजुअलनेस, आई कांट कंट्रोल माई नेपोटिज्म। तो ये सभी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जो करेक्ट आंसर होगा इसका वो होगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज एक्साइटमेंट। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना इसका, ऑप्शन नंबर 3, दैट इज आई कांट कंट्रोल माई एक्साइटमेंट दीज डेज बिकॉज आई गॉट सिलेक्टेड फॉर अ जॉब। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है माई एल्डर ब्रदर इज सो इनोसेंट, दैट इज कि मेरा बड़ा भाई बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है, बहुत ज़्यादा मासूम है। माई एल्डर ब्रदर इज सो इनोसेंट दैट विनिंग एन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट हिम, यानी कि उसके विरोध में या उसके विरुद्ध कोई आर्गुमेंट जीतना, कोई तर्क वितर्क जीतना, इज लाइक अ शूटिंग फिश इन अ बैरल। तो ये एक ईडियम लिखा हुआ है, इस ईडियम का मतलब हमें बताना है। तो शूटिंग फिश इन अ बैरल का मतलब होता है कोई बहुत ही ज़्यादा आसान काम, या बहुत ही ज़्यादा, जिसको हिंदी में मुहावरा अगर इसका मैं बोलूँ तो जिसे बोलते हैं बाएं हाथ का खेल। तो शूटिंग फिश इन अ बैरल का मतलब है बहुत ही ईजी टास्क। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, दैट इज एक्सेप्शनली इजी टू डू। ठीक है, तो शूटिंग फिश इन अ बैरल का मतलब हो जाएगा एक्सेप्शनली इजी टू डू। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है कौन सा जो इसमें पार्ट है सेंटेंस का उसमें एरर है। तो लिखा हुआ है टाइम एंड टेक्नोलॉजी। तो दो चीज़ों की बात की गई है, आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट चेंज सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्सेज। तो आपको क्या करना है, सारी वीडियोस को, ये जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, पॉज करना है और बीच में अपने आंसर साथ में लिखते जाने कॉपी पर, और फिर फाइनली देखना है कि आपका कितना स्कोर है 20 में से, और अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, तो मैं इसका आंसर बताने जा रहा हूँ। जैसे ये लिखा है टाइम एंड टेक्नोलॉजी, तो दो बेसिकली अलग अलग सब्जेक्ट की बात की जा रही है, टाइम एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर। तो देखिए यहाँ पर फैक्टर लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पर दो चीज़ों की बात की जा रही है, तो वर्ब भी क्या आनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों प्लूरल हो गए, दो चीज़ों की बात की जा रही है तो वर्ब भी क्या आएगी यहाँ पर, प्लूरल। तो यानी कि ये फैक्टर्स होना चाहिए, ना कि फैक्टर। ठीक है, तो क्या आना चाहिए था यहाँ पर, फैक्टर्स।
तो ये हो जाएगा टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट चेंज सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्सेज। तो ऑप्शन नंबर सेकंड में क्या दिया है, यही दिया हुआ है फैक्टर दैट। तो फैक्टर को फैक्टर्स में चेंज किया जाएगा, इसमें एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है द प्लेग्राउंड was way large than I had imagined and in cleaning it my back began to ache। तो जो प्लेग्राउंड था वो मेरी इमेजिनेशन से बहुत ज़्यादा बड़ा था, जिसको साफ करने में मेरी कमर में दर्द हो गया, है ना। माई बैक बिगेन टू एक। तो इसमें देखिए एक तरह का इमेजिनेशन की जा रही, कंपैरिजन किया जा रहा है किससे, कि जितना सोचा था, द प्लेग्राउंड वाज वे लार्ज देन आई हैड इमेजिन्ड। ठीक है, तो एक तरह का कंपैरिजन किया जा रहा है कि जितना मैंने सोचा था बड़ा प्लेग्राउंड, उससे कहीं ज़्यादा बड़ा था। तो जहाँ भी कंपैरिजन की बात आ जाती है वहाँ पर कौन सी डिग्री यूज़ की जाती है, तो वहाँ पर यूज़ होती है कंपैरिजन डिग्री। ठीक है, कंपैरिजन डिग्री। तो यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है वे लार्ज, तो लार्ज ना होकर यहाँ पर क्या आएगा, लार्जर। ठीक है, ई आर लगाकर कंपैरिजन डिग्री हो जाती है। और ये जो देन लिखा हुआ है, इस वाले देन की जगह THAN वाला देन आएगा। ठीक है, ये कंपैरिजन में यूज किया जाता है ये वाला देन, जबकि ये THEN वाला देन ये तब के लिए होता है, हिंदी में जिसको बोलते हैं ना तब, तो वहां पर ये वाला देन यूज किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, लार्जर देन आई हैड। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, ये फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है, आई डैश योर रिमेनिंग प्रोजेक्ट इफ यू गेट ग्रोसरीज फॉर मी फ्रॉम द मार्केट। सो आई डैश योर रिमेनिंग प्रोजेक्ट, ये मतलब कि मैं तुम्हारा जो रिमेनिंग प्रोजेक्ट है वो करूँगा अगर यू गेट ग्रोसरीज फॉर मी फ्रॉम द मार्केट, अगर तुम ग्रोसरीज लाते हो मार्केट से मेरे लिए। तो प्रेजेंट टेंस की बात की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि ये वुड डू और वुड हैव डन, ये तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा क्योंकि पास्ट के सेंटेंस में यूज़ किया जाता है। वहीं विल हैव डन आएगा नहीं, क्योंकि इसका मतलब हो जाएगा आई विल हैव डन योर रिमेनिंग प्रोजेक्ट, मैं कर चुका होता तुम्हारा प्रोजेक्ट अगर तुम जाते हो ये मार्केट से सामान लाने। तो ये भी पूरा सेंस नहीं बन रहा है। इसका जो करेक्ट जो ऑप्शन यहाँ पर फिल होगा वो होगा विल डू, यानी कि आई विल डू योर रिमेनिंग प्रोजेक्ट, मैं तुम्हारा बाकी का प्रोजेक्ट का काम करूँगा अगर तुम मार्केट से ग्रॉसरीज लेकर आते हो तो। ठीक है, सो आई विल डू योर रिमेनिंग प्रोजेक्ट इफ़ यू गेट ग्रॉसरीज फॉर मी फ्रॉम मार्केट। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड। इसमें अगेन फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है, विच डैश शुड आई टेक टू रीच द रेलवे स्टेशन, मतलब कि मुझे कौन सा रास्ता लेना चाहिए रेलवे स्टेशन जाने के लिए। तो रास्ते के लिए रूट यूज होता है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर रूट की स्पेलिंग पूछी गई है कि रूट की स्पेलिंग कौन सी करेक्ट है। तो रास्ते के लिए जो रूट यूज होता है वो होता है ROUTE, जबकि एक रूट ये होता है, ये जो पेड़ की जड़ें होती है उसके लिए यूज किया जाता है ये रूट, जबकि ये वाला रूट रास्ते के लिए। वहीं रॉयट का मतलब पता ही, रॉयट का मतलब होता है दंगे लड़ाई झगड़े। ठीक है, तो रॉयट उसके लिए यूज किया जाता है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन में भी फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है, बोला गया है द लेबनीज आर्मी रेडेड द बोट एंड डैश डजन्स ऑफ वाटर बॉटल्स, ट्यूना कैंस, loaves of breads, boxes of pecan and cheese and life jackets। तो द लेबनीज आर्मी रेडेड द बोट, यानी कि लेबनीज आर्मी ने रेड किया बोट को, एंड डैश डजन्स ऑफ वाटर, तो उनको ये सारी चीज़ें वहाँ पर क्या मिली, ये सारी चीज़ें वहाँ पर उनके द्वारा पाई गई या फिर उनको मिली। तो मिली हैं, तो यानी कि लर्नड का तो यहाँ पर कोई सेंस बनता ही नहीं है। लर्नड का मतलब क्या होता है, LEARNT, मतलब कि कोई चीज़ सीखना। तो यहाँ पर सीखने के सेंस में तो कुछ भी यूज़ हो ही नहीं रहा, तो ऑप्शन नंबर 1 कैंसिल। इन्वेंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को इन्वेंट करना, उसका आविष्कार करना। तो यहाँ पर कोई भी आविष्कार जैसी चीज़ के बारे में बात नहीं हो रही, तो ये भी गलत हो जाएगा। और क्रिएटेड भी उसी सेंस में आ जाता है, किसी चीज़ को बनाना। तो यहाँ पर कोई भी चीज़ ऐसी क्रिएट नहीं की जा रही है, बनाई नहीं जा रही है। तो बचता क्या है, ऑप्शन नंबर 3 डिस्कवर्ड। द लेबनीज आर्मी रेडेड द बोट एंड डिस्कवर्ड, क्या क्या खोजा उन्होंने वहाँ पर, डजन्स ऑफ वाटर बॉटल्स, ट्यूना कैंस, लोव्स ऑफ ब्रेड्स, बॉक्सेस ऑफ पिकॉन, चीज एंड लाइफ जैकेट्स। सो ऑप्शन नंबर 3 क्या इसका करेक्ट आंसर। इसमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, किसकी स्पेलिंग करेक्ट है।
तो देखिए यहाँ पर कुछ हमें दे रखे हैं वर्ड, जैसे कि पहले ऑप्शन नंबर 2 को देखते हैं। ये लिखा है कन्वर्सेशन। तो देखिए कन्वर्सेशन की जो करेक्ट स्पेलिंग होती है वो ये होती है कन्वर्सेशन, SATION। यहाँ पर SATIAN दिया तो ये गलत है। रेवेन्यू की करेक्ट स्पेलिंग होती है REVENUE, रेवेन्यू, जबकि यहाँ पर एन के बाद भी ई दे दिया तो ये भी गलत। ये पैशन लिखा है तो पैशन की करेक्ट स्पेलिंग ये होती है PASSION, तो ये भी स्पेलिंग गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या है, इसकी करेक्ट स्पेलिंग है एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, एक्सप्लॉइटेशन मतलब शोषण करना। कन्वर्सेशन पता ही है, बातचीत। रेवेन्यू जो भी इनकम जनरेट होती है, और पैशन किसी भी चीज़ के प्रति जो लगाव होता है या पैशन होता है, ठीक है, उसके लिए यूज होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। इसमें पूछा गया मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो प्लॉजिबल एक वर्ड लिखा है, इसका सिनोनिम बताना है, मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम। तो देखिए जो प्लॉजिबल होता है इसका मतलब होता है एप्रिसिएशन करना, अपलॉड करना। ठीक है, अपलॉड करना, एप्रिसिएशन करना, किसी की तारीफ करना, कॉम्प्लीमेंट देना। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो प्लॉजिबल है इसका मतलब होता है प्रशंसा करना, तारीफ करना। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनका मतलब और देख लेते हैं। तो जैसे पहले लिखा हुआ अनटेनेबल, तो अनटेनेबल का मतलब होता है जो चीज़ एक जगह रुकी ना हो, मतलब कि स्टेशनरी ना हो, मूवमेंट में हो, डायनेमिक हो, अस्थिर, जिसको हिंदी में बोल सकते हैं अस्थिर। ठीक है, जो रुकी हुई नहीं है। वहीं इररेजिस्टिबल हम कह सकते हैं, इररेजिस्टिबल होता है बहुत ही ज़्यादा किसी चीज़ को लगातार करते जाना। अगर आप कह सकते हैं जैसे जिसको हिंदी में बोलते हैं अथक, अथक प्रयास करना, या जिसका बहुत ही ज़्यादा पुरजोर विरोध के बावजूद भी उसको जारी रखना। ठीक है, अथक प्रयास करना या इररेजिस्टिबल, रेजिस्टेंस के बावजूद भी किसी चीज़ को करते जाना। क्रेडिबल का सिंपल सा मतलब होता है विश्वसनीय, जिस पर विश्वास किया जा सकता है। ठीक है, और इरेशनल का मतलब होता है असभ्य, असभ्य। तो देखिए यहाँ पर अब जैसे चारों ऑप्शन दिए ना, तो इसमें कोई भी एग्जैक्ट इसका मीनिंग नहीं दे पा रहे ना प्लॉजिबल का। प्लॉजिबल का मतलब होता है प्रशंसा करना, तारीफ करना। लेकिन फिर भी जो मोस्ट एप्रोप्रिएट अगर हम कह सकते हैं ना, तो वो क्रेडिबल को ही कहा जा सकता है, विश्वसनीय या विश्वास। लेकिन फिर भी ये उतना ज़्यादा ऑप्शन मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तो इसका जो करेक्ट सिनोनिम होना चाहिए था वो आप कह सकते हैं अप्लॉज करना। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट देना। तो ये सारी चीज़ें क्या प्लॉजिबल के सिनोनिम में आ जाएंगी। तो क्रेडिबल इसका फिर भी थोड़ा बहुत जो मोस्ट एप्रोप्रिएट हो सकता है वो, लेकिन जो करेक्ट सिनोनिम आप बोल सकते हैं वो यही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ जनरल ट्रुथ और रूल ऑफ कंडक्ट। तो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है। तो एक शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ जनरल ट्रुथ, एक जनरल ट्रुथ के लिए जो शॉर्ट स्टेटमेंट होता है उसको क्या कहा जाता है। तो ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, मैक्सिम, इलस्ट्रेशन, स्टेंस और पैरेबल। तो देखिए जो यहाँ पर ये दिया हुआ है ना, इसका जो करेक्ट आंसर होगा, पहले मैं ये बता देता हूँ। इलस्ट्रेशन का मतलब होता है सिंपल कोई भी क्वेश्चन करना या किसी चीज़ को शॉर्ट फॉर्म में लिख कर देना, या क्वेश्चन होता है उसको भी इलस्ट्रेशन कहा जाता है। वहीं इंस्टेंस का मतलब सभी को पता ही है, ये होता है एग्जाम्पल के लिए यूज़ किया जाता है, उदाहरण, इसका मतलब होता है इंस्टेंस का। पैरेबल का मतलब होता है एक छोटी स्टोरी या एक छोटी कहानी जिससे कोई मोरल लेसन दिया जाता है। तो कह सकते हैं सिंपल मोरल स्टोरी। ठीक है, सिंपल मोरल, जिससे कोई भी नैतिक शिक्षा दी जा रही है एक स्टोरी से, उसको बोला जाता है पैरेबल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मैक्सिम। मैक्सिम कहा जाता है एक शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ जनरल ट्रुथ, किसी भी जनरल ट्रुथ का एक शॉर्ट स्टेटमेंट देना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। अ पर्सन who dishonestly pretends to be somebody else। a person who dishonestly pretends to be somebody else, यानी कि कोई ऐसा पर्सन जो कि डिसऑनेस्टली से या बेईमानी रूप से एक अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट कर रहा है जैसा कि वो एक्चुअल में नहीं है। तो ऐसे पर्सन को क्या बोला जाता है। सो पहले मैं इसका आंसर ही बता देता हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इम्पोस्टर। तो इम्पोस्टर ऐसे पर्सन को कहा जाता है जो कि डिसऑनेस्टली प्रिटेंड करता है टू बी समबडी एल्स। वहीं अगर मैं बात करता हूँ इम्प्लोरर की, तो इम्प्लोरर का मतलब होता है
एक तरह से किसी से प्रार्थना करना, ठीक है, हिंदी में बोल सकते हैं किसी से रिक्वेस्ट करना, इम्प्लोरर, ठीक है। वहीं इम्पोस्टर का जो मतलब है वो तो मैंने आपको बता ही दिया, पर्सन हु डिसऑनेस्टली प्रिटेंड्स टू बी समबडी एल्स। वही जो इम्पीरियलिस्ट है, इसका मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कि साम्राज्यवाद को बढ़ावा देता है, साम्राज्यवादी व्यवस्था का समर्थक है, ठीक है, साम्राज्यवादी, इम्पीरियलिस्ट। वहीं अगर बात करते हैं इम्प्रेशनिस्ट का, तो इसका मतलब होता है प्रभाववादी, जो कि लोगों पर इम्प्रेशन जमाने की कोशिश करता है, प्रभाववादी उसको कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इम्पोस्टर, ठीक है, पर्सन हु डिसऑनेस्टली प्रिटेंड्स टू बी समबडी एल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईडीएम का क्वेश्चन है, टू फुट द बिल, इसका क्या मतलब होता है टू फुट द बिल। तो पहला ऑप्शन है टू रिवील अ सीक्रेट, तो इसका टू रिवील अ सीक्रेट होता है बेसिकली टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, ठीक है। तो जो इस ईडीएम का मतलब होता है टू रिवील अ सीक्रेट, किसका, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। तो टू फुट द बिल का मतलब क्या है, इसको वैसे भी याद रख सकते हैं, बिल कहाँ पर किया जाता है, बिल बेसिकली पेमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, बिल दिया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो भी यही होगा, टू मेक पेमेंट, पेमेंट को करने को बोला जाता है टू फुट द बिल। वहीं टू बी फ्रेंडली का मतलब क्या होता है, कॉर्डियली, ठीक है, कॉर्डियली बेसिकली यूज़ किया जाता है टू बी फ्रेंडली। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज टू मेक पेमेंट। तो हमें हिलेरियस का यहाँ पर एंटोनिम बताना है, हिलेरियस का एंटोनिम क्या होता है। तो हिलेरियस का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा इंजॉयबल कंडीशन, बहुत ही ज़्यादा आनंददायक जिसको बोलते हैं, ठीक है, इंजॉयबल या आनंददायक, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्थिति में होना। वहीं इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा ह्यूमरलेस, यानी कि बहुत ख़राब स्थिति में या अच्छी स्थिति में ना होना, तो वो क्या हो जाएगा, इसका जस्ट एंटोनिम हो जाएगा हिलेरियस का। तो आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। वहीं अगर बात करते हैं रिडिकुलस की, तो रिडिकुलस का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा बेकार, भद्दा, है ना, बहुत ही ज़्यादा गंदा मजाक करना, रिडिकुलस उसको कहा जाता है। वहीं अगर बात करते हैं प्रेटेंशियस की, तो प्रेटेंशियस का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो फ्लॉन्ट करता है, शो ऑफ करता है, फ्लॉन्ट, घमंडी जिसको बोलते हैं, ठीक है, या दिखावटी जिसको बोल सकते हैं, वो होता है प्रेटेंशियस। यूजुअल का मतलब पता ही है, प्राय, ऑफन, है ना, प्राय जिसको हिंदी में बोलते हैं या ऑफन बोला जाता है, वो होता है यूजुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्टली स्पेल्ट वर्ड बताना, इसमें कौन सा करेक्टली स्पेल्ट है। तो जो पहला वर्ड लिखा हुआ है अपना वो है यहाँ पर फॉल्टरिंग। तो फॉल्टरिंग कोई वर्ड नहीं होता, एक्चुअली में ये फाल्टरिंग होता है, इस तरह से FALTERING। फाल्टरिंग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा वीक, फीबल, कमज़ोर, है ना, इसका ये मतलब होता है फॉल्टरिंग का। तो ये स्पेलिंग ये होती है, तो पहला तो गलत है, करेक्टली स्पेल्ट नहीं है। मैजेस्टिक की स्पेलिंग भी गलत है, इसकी स्पेलिंग होती है MAJESTIC, मैजेस्टिक। मैजेस्टिक का मतलब होता है बहुत ही बड़ा, आलीशान, विशालकाय, ठीक है, आलीशान, लग्जीरियस। वहीं स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा कठोर, ठीक है, कठोर। और स्ट्रिंजेंट ही यहाँ पर वो वर्ड है जिसकी करेक्ट स्पेलिंग लिखी हुई है, स्ट्रिंजेंट की स्पेलिंग है STRINGENT। तो ये इसका मतलब होता है कठोर, और इसकी स्पेलिंग भी ठीक है। वहीं फ्लेक्सिबल लिखा है, इसकी स्पेलिंग भी गलत है, इसकी स्पेलिंग होती है FLEXIBLE, फ्लेक्सिबल मतलब कि बहुत ही ज़्यादा लचकदार। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज स्ट्रिंजेंट। नाउ ये पैसेज के क्वेश्चन आ जाते हैं, 5 क्वेश्चन, सॉरी पैसेज नहीं है, फिलर्स के क्वेश्चन है। इसमें बताना है कि पहले से 5 में कौन कौन से ब्लैंक्स में क्या क्या वर्ड आएगा। तो पहली लाइन लिखी है इसकी, कैन यू डैश अ डीफ वुमेन राइटिंग स्टोरीज अबाउट अ वॉर। तो कैन यू मैलीन, कैन यू इमेजिन, कैन यू क्रिएट, कैन यू कंज्यूर। तो पढ़ते ही अपने आप सेंस आ जाता है कि क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 2 आएगा पहले वाले फिलर में। कैन यू इमेजिन, क्या आप सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, दैट अ डीफ वुमेन राइटिंग स्टोरीज अबाउट ए वॉर, यानी कि एक जो बहरी वुमेन है वो एक स्टोरी लिख रही है अबाउट द वॉर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 का क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो पहले वाले फिल इन द ब्लैंक में क्या आएगा, इमेजिन। देन सेकंड ब्लैंक में क्या आएगा, तो पढ़ते हैं आगे, वेल
लॉरा रेडन सियरिंग डिड दिस, यानी कि एक ओल्ड आप कह सकते हैं डीफ वुमेन है लॉरा रेडन सियरिंग, जिसने ये किया, यानी कि एक स्टोरी लिखी है वॉर के ऊपर। मोर ओवर शी वेंट टू द फॉरेन कंट्रीज टू राइट स्टोरीज, वो फॉरेन कंट्रीज में गई टू राइट स्टोरीज। शी वॉज वेरी इल व्हेन शी वॉज 11 ईयर्स ओल्ड, बहुत ज़्यादा बीमार थी जब 11 साल की थी। बिकॉज ऑफ दिस शी लॉस्ट हर डैश, अब क्योंकि डीफ की बात की जा रही है तो क्या खो दिया होगा उसने 11 साल की उम्र में, तो लॉस्ट हर एंड्योरिंग इंस्पायरिंग सफरिंग और हियरिंग, तो हियरिंग क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका करेक्ट, सो लॉस्ट हर हियरिंग। आगे चलते हैं, फिर है शी वेंट टू मिसौरी स्कूल फॉर द डीफ, लॉरा वॉज 19 ईयर्स ओल्ड व्हेन शी वेंट टू द वर्क फॉर अ न्यूज़पेपर, शी रोट अबाउट पीपल प्लेसेस एंड आर्ट इन 1859, मोस्ट वुमेन वर जस्ट वाइव्स एंड डैश, यानी कि उस समय पर ज़्यादातर वुमेन्स वाइव्स थी और डैश थी, तो यहाँ पर क्या आएगा वाइव्स एंड मदर्स आर्टिस्ट राइटर्स टीचर्स, तो उस वक्त क्या था वुमेन्स ज़्यादा इंडल्ज नहीं थी ये सभी काम में, तो ज़्यादातर वो हाउस वाइफ रहा करती थी हाउस वाइफ और मदर्स, तो इसमें क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि मोस्ट वुमेन वर जस्ट वाइव्स एंड मदर्स, तो 3 वाले ब्लैंक में मदर्स आ जाएगा। आगे चलते हैं, फिर दे डिड नॉट वर्क आउटसाइड, वो बाहर वर्क नहीं करती थी द होम, अदरवाइज देयर हस्बैंड्स वुड बी एंग्री, उनके हस्बैंड्स एंग्री होते। ड्यू टू दिस फीलिंग लॉरा यूज्ड अ डैश नेम, तो लॉरा ने एक अलग नेम यूज़ किया, कौन सा नेम, क्या वुमेन्स का यूज़ करेंगी वो अपना नेम, तो वुमेन का नेम तो है ही, तो वुमेन का तो यूज़ करेंगी नहीं, एडल्ट्स मैंस और चिल्ड्रंस, तो उन्होंने क्या करा मैंस का, ताकि किसी को पता ना चले कि ये किसी वुमेन ने लिखा है मैन ने लिखा है, तो लॉरा यूज्ड अ मैन्स नेम व्हेन शी रोट हर स्टोरीज, अपनी स्टोरी में मैन का नेम लिखकर उन्होंने अपनी स्टोरीज को पब्लिश किया। तो लास्ट क्वेश्चन है, अब इसमें बताना है 5वें ब्लैंक में क्या आएगा। शी रोट हर स्टोरीज, शी नेम पीपल, अच्छा शी कॉल्ड हर सेल्फ हॉवर्ड ग्लिंडन, तो उन्होंने अपना नाम मैन का नाम रखा क्या हॉवर्ड ग्लिंडन। शी थॉट दैट अनलेस शी यूज्ड ए मैस्कुलाइन नेम, जब तक वो एक आदमी वाला नाम यूज ना करें, पीपल वुड बी डैश सिंस दे डिड नॉट थिंक दैट वुमेन शुड राइट फॉर न्यूज़पेपर, तो क्या आएगा यहाँ पर पीपल वुड बी इन्फेंटाइल, पीपल वुड बी हॉस्टाइल, पीपल वुड बी वर्सेटाइल, इनफर्टाइल, तो पीपल क्या होंगे गुस्सा होंगे नाराज होंगे अगर वो वुमेन का यूज़ कर लेती है अपने नाम का, ठीक है, उससे लोगों को पता चलेगा कि कोई वुमेन है जो कि स्टोरीज लिख रही है, इसीलिए हॉस्टाइल, हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है गुस्सा करना, सो पीपल वुड बी हॉस्टाइल सिंस दे डिड नॉट थिंक दैट वुमेन शुड राइट फॉर न्यूज़पेपर, क्योंकि वो सोचते हैं वुमेन न्यूज़पेपर के लिए नहीं लिख सकती हैं। तो आपका क्या स्कोर रहा 20 में से, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है अपना स्कोर, और अगर आपको वीडियो का PDF चाहिए तो टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।